सर्वेभ्यो नमः। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। तो कैसे हैं सभी प्यारे साथी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर। आज एप्लीकेशन पर हम सभी की पहली क्लास है। तो सभी एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके अपना शुभ नाम बताएंगे, कौन कौन जुड़ चुके हैं। नीरज माथुर, गुड़िया यादव, गुड मॉर्निंग। सरोज वर्मा, कुमारी सीमा, कोमल पटेल, निधि तिवारी, निधि, शिवानी पटेल, रिया पांडे, रीता जोशी, महिमा अवस्थी, वंदना, मोहम्मद फरहान, रिंकी, वंदना, गुड़िया, शिवम, प्रतिमा सिंह, सोनी राजवंशी, अलका दुबे, श्रद्धा आंचल, सैयदा खान, जयवीर, कुलदीप संगम, रितु, सेनोरिटा भी आई है, क्या बात है, खुशबू, राहुल कुमार, अरविंद पाल, रीना, बहुत शानदार। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं आज हमारी पहली क्लास है। अब आप सभी की कमेंट्स ऊपर जा रही हैं, तो अब ये मत करना कि मैम हमारा भी नाम लो। हमें पता चल जाएगा कि आपको हम क्लास में जुड़े हैं कि या नहीं जुड़े हैं ना। एक ये स्टूपिड सा प्रश्न हमारा ज़रूर होता है कि मैम आप प्लीज़ एक बार नाम दे दो, क्या हमको फिर भरोसा हो जाएगा हम क्लास में जुड़े हैं कि नहीं है। आप क्लास में हो, मुझे सुन पा रहे हो, तो मतलब ये प्रमाण है, आपको मेरी क्लास दिख रही है ना, तो यही प्रमाण है आप मेरी क्लास में बैठे हो। ठीक है, तो आज पहली क्लास है और स्टार्टिंग से हम पढ़ना आरंभ करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों ने वर्णमाला नहीं पढ़ी थी, बहुत से ने पढ़ ली थी। तो जिन्होंने पढ़ ली उनका रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो सभी के लिए स्टार्टिंग से बेसिक से अपना आरंभ करेंगे। तो पहली क्लास है और सबसे पहला टॉपिक हमारा वर्णमाला ही होता है। यहाँ से प्रश्न न बने ये हो ही नहीं सकता है। तो हर एक चीज को बहुत ही तल्लीनता से, धैर्य से सुनना है, समझना है। और डाउट ग्रुप आपको पता होगा, डाउट ग्रुप से कैसे जुड़ते हैं। यहीं पर मतलब एप्लीकेशन में ही आपको लिंक मिल जाएगा डाउट ग्रुप का। डाउट ग्रुप में ज्वाइन हो जाना आप सभी, और ज्वाइन होने के बाद जो भी दिक्कत हो, क्लास में कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप जो है वहाँ पर टैग करके मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं कि मैम आज की क्लास में सब समझ में आ गया है, वो भी बताना है, जो नहीं आया है वो भी बताना है। ठीक है मैम, सुपर टेट का बैच, यूपी टेट का संस्कृत हिंदी हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा, क्यों दिक्कत ले रहे हो, पढ़ो तुम पहले, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो पहला डे है और उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला। ठीक है, हिंदी की वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला। अब हर एक चीज को बिल्कुल बेसिक से आप पढ़िएगा। ये वर्णमाला का टॉपिक बहुत खासा लंबा है और ये एक दिन में पूरा हो नहीं सकता, तो जितना हो जाए धैर्य से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिएगा हम हिंदी में पहली बात करते हैं कि भैया वर्ण किसको कहते हैं, अक्षर किसको कहते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। वर्णमाला क्या है? वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। लेकिन इसमें वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, हर एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, जिसने पढ़ ली है वो धैर्य रखो, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होता है वो है भाई वर्ण किसको कहेंगे, वर्ण किसको कहते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, वर्ण कहलाती है, कहलाती है। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कैसे हो सकती है, ये मामला है। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई देखो, जैसे मैंने कहा क, ये क्या है? वर्ण है। ए, आ, ई, ये सभी क्या है? वर्ण है ना। लेकिन मैंने बोले हैं इन वर्णों का उच्चारण किया, मैंने बोला ए, तो अब ये ए क्या है? वर्ण है। इसको मैं बोल रही हूं तो ये ध्वनि है, और जैसे ही मैंने इसको लिख दिया तो अब ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। यानी कि कहें इसकी और एग्जैक्ट परिभाषा क्या होगी, तो कहेंगे लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाई जाती है ना। क्या कहेंगे? तो आप यहां पर एक और शब्द ऐड करेंगे कि लिखित भाषा। कैसी भाषा? तो आप ऐड करेंगे लिखित भाषा की
जो सबसे छोटी इकाई है उसको आप क्या कह रहे हैं, उसको हम वर्ण से जानते हैं, वर्ण के नाम से अभिहित किया जाता है, उसको जाना जाता है। तो लिखित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको वर्ण कहा जाता है, और वर्ण के साथ ही एक शब्द आपका आता है ध्वनि। तो भैया वर्ण तो ये हो गया, फिर ध्वनि किसको कहते हैं, तो ध्वनि आपकी हो जाएगी श्रव्य भाषा, है ना, उच्चरित भाषा, उच्चारण की भाषा, बोली गई जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, उसको ध्वनि कहते हैं ना। ध्वनि से वर्ण का आविष्कार हुआ, वर्ण से शब्द का, शब्द से फिर आपका वाक्यों का आविष्कार होता चला गया। तो आप जानते हैं ध्वनि, ध्वनि को जब लिख दिया तो वो वर्ण बन जाता है, कहने का मतलब केवल और केवल इतना है। तो उच्चारण की दृष्टि से इसकी परिभाषा आप लिखेंगे कि उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, है ना, कैसी भाषा, तो आप कहेंगे श्रव्य भाषा। भाषा कैसी, श्रव्य भाषा। श्रव्य भाषा वो है जिसको सुना जा सकता है। तो उच्चारण की दृष्टि से भाषा की, तो उच्चारण की दृष्टि से श्रव्य भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, उसको हम ध्वनि कहते हैं। सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। इकाई ध्वनि कहलाती है, ठीक है। ध्वनि कहलाती है। तो जल्दी से सभी को ये छोटे से बिंदु है समझ में आ गए होंगे आराम से। आगे चलते हैं कि अब ध्वनि के साथ साथ वर्ण आपने समझ लिया, अब एक और शब्द आता है अक्षर, किसको कहते हैं भाई, ध्वनि तो आपकी हो गई उच्चरित भाषा, है ना, और वर्ण क्या हो गया आपका, लिखित भाषा हो गई। तो जो आप बोल रहे हो उसको आपने लिख दिया, वो वर्ण हो गया। अब वर्ण के साथ साथ एक शब्द और आता है अक्षर। तो अक्षर किसको कहते हैं और वर्ण किसको कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है इसको भी स्पष्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर हम लिखते हैं अक्षर, ठीक है, एक तरफ लिखेंगे अक्षर और एक तरफ हम लिखते हैं वर्ण, किसको कहते हैं, ये हमने लिखा वर्ण और इस तरफ लिख लेते हैं अक्षर। वर्ण या अक्षर में क्या अंतर होता है ये भी हमें पढ़ना है। तो लगभग लगभग दोनों हमें सेम से लगेंगे जब हम इनको पढ़ना आरंभ करेंगे, लेकिन अंतर है दोनों में। क्या अंतर है, तो ये तो क्या है, यह भाषा की सबसे छोटी लिखित है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई आपने पढ़ा भाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये समझना। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको आप क्या कहते हैं, उसको हम वर्ण कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, है ना। ये एक और मूल पहचान इसकी क्या है, तो कहेंगे स्वर, सभी स्वर क्या है, वर्ण कहलाएंगे, और स्वर रहित व्यंजन जो होंगे वो आपके क्या कहलाते हैं, उनको हम वर्ण कहते हैं। स्वर और स्वर रहित व्यंजन, याद रखना, स्वर और स्वर रहित व्यंजन क्या कहलाते हैं, आपके वर्ण कहलाते हैं। ये इसकी एक मूल परिभाषा है। स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन, रहित व्यंजन, ठीक है, स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। वर्ण कहलाते हैं। और आप देख सकते हैं इसकी उदाहरण, जैसे आपने लिखा अ, ये स्वर है, ई स्वर है,
ऊ स्वर है और साथ में स्वर रहित व्यंजन। आप देखेंगे क्या इसके टुकड़े किए जा सकते हैं, है ना। आप देखेंगे भाई क, अगर क में आप पूरा स्वर रहित व्यंजन है, इसके भी टुकड़े नहीं कर सकते हैं। आप ए के टुकड़े नहीं कर सकते, आप ई के टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये इसकी पहचान है कि इन स्वरों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है, इन वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो मूल रूप से स्वर और जो स्वर रहित व्यंजन होता है उसको आप वर्ण कहते हैं। अब अक्षर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा विपरीत, स्वर और स्वर सहित व्यंजन जो है उसको आप अक्षर कहते हैं। अक्षर की परिभाषा क्या है, तो संस्कृत में एक परिभाषा आती है कि न क्षरति इति अक्षरः। मैम आवाज नहीं आ रही है, नीलू राय। अच्छा जी, आवाज के लिए भैया इनके कान खोले जाएं जल्दी से, है ना। कान खोलने के लिए अब मैं कौन सी मशीन मंगाऊं, ड्रिल मशीन लगवा दें तुम्हारे कानों में, है। मजाक करते हो, मजाक। मुझे पता है तुम्हारी सारी बातें कि इस तरह से कह के तुम्हें केवल और केवल नाम लिवाना है। आवाज यहाँ पर एकदम सही है, अब पढ़ लो चुपचाप। तो अब चलते हैं हम दूसरा अक्षर की परिभाषा। तो अक्षर की परिभाषा एक आपने सुनी होगी, मैंने बताई भी है आपको कि न क्षरति इति अक्षरः, न क्षरति इति अक्षरः, यानी कि जिसका क्षरण नहीं होता, जो कभी नष्ट न हो, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अक्षर कहते हैं, ठीक है। तो जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसका अर्थात जिसका कभी क्षरण, क्षरण का मतलब क्या है, विनाश नहीं होता, विनाश नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, उसको अक्षर कहते हैं, उसे अक्षर कहते हैं। अब अक्षर की मूल परिभाषा क्या है, मूल परिभाषा है कि स्वर और स्वर सहित व्यंजन, ठीक है, स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन आपके क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन, व्यंजन क्या कहलाते हैं, उनको हम अक्षर कहते हैं, अक्षर कहलाते हैं। तो स्वर और स्वर सहित व्यंजन आपके अक्षर कहलाएंगे। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं जैसे ए, आ, कै, खे या की, है ना। क में भी क्या है आपका स्वर है कि नहीं है, तो स्वर और स्वर सहित व्यंजन आपके क्या कहलाएंगे, अक्षर कहलाएंगे। ये थी एक बेसिक बात। अभी इसमें थोड़ा सा और क्लियरिटी मैं आपको बताती हूँ। देखो आपने छंद पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, है ना। ऐसा तो है नहीं आप डायरेक्ट पहली बार ही पढ़ रहे हैं कि ये हमारे क्या नाम है वर्णमाला को या छंद को यहाँ तक आए हैं, तो जरूर आपने छंद भी पढ़े होंगे। जब हम छंद पढ़ते हैं तो छंद का हम विभाजन दो प्रकार से करते हैं, पहले समझिएगा, लिखना कुछ नहीं है। छंद हम दो प्रकार से विभाजन किया, एक आप मात्रिक छंद पढ़ते हैं और एक आप वारणिक छंद पढ़ते हैं, ठीक है। एक मात्रिक होते हैं और एक वारणिक होते हैं। तो मात्रिक का मतलब जिसमें मात्रा को गिना जाता है, वारणिक का मतलब जिसमें एक एक वर्ण को गिना जाता है। तो यहाँ पर वर्ण का मतलब वो अक्षर लिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर मात्रा का मतलब एक एक मात्रा को लिया गया है। तो जब वर्ण की बात करते हैं, जैसे वारणिक, या किसी का भी आप में से नाम ले लिए, अजय बड़े परेशान है, देखो अजय, यहाँ पर मैंने लिखा अजय, अगर मैं कहूं अजय में कितने अक्षर हैं, तो तुम कहोगे जी 3 अक्षर हैं, 1 2 3, कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। लेकिन जब मैं इसमें मात्राएं कहूं कितनी है, तो मात्राएं भी 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसी में मैंने कहा जैसे दीपक शब्द लिया मैंने, अब दीपक में कितने अक्षर हैं, आपको अजय में भी 3 दिख रहे हैं, लेकिन दीपक में तुम कहोगे क्या इसमें 4 हैं, 4 नहीं है, इसमें भी 3 ही है, लेकिन इसमें एक दीर्घ ई की मात्रा भी चढ़ी हुई है ना, दीर्घ ई की मात्रा भी है। तो इसमें आपके कितने हैं, तो यहाँ पर मात्रा को अलग से गिना जा रहा है और वर्ण को अलग से गिना जा रहा है। तो जब मात्राएं निकालोगे तो द आपका हलंत है,
ई आपका दीर्घ है ही है, पै भी हलंत है, पै में आपका क्या है, ए है, फिर उसके बाद कै हलंत है, कै में क्या है, ए है। तो इसमें टोटल जब हम वर्णों को गिनेंगे तो वर्ण कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण कितने हो गए आपके, 6 हो गए। लेकिन जब अक्षर की बात करेंगे तो अक्षर आपके 3 ही हैं, 1 2 3। तो स्वर सहित व्यंजन एक ही अक्षर होता है, लेकिन जब आप उसमें एक एक वर्ण को निकालते हो तो फिर वो आपका वर्ण कहलाता है। तो ठीक है, स्वर सहित व्यंजन अक्षर है और स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आपका जो स्वर सहित व्यंजन है वो क्या हो गया, वो आपका अक्षर है, जो परिभाषा मैंने आपको यहां दी कि स्वर सहित व्यंजन है वो अब आपका एक अक्षर है, ठीक है। कितने भी नाम है, सुषमा, करिश्मा, राहुल, ये सभी नाम, अब इनमें ये सभी अक्षर जब आप काउंट करोगे तो कितने अक्षर हैं, ये देखो, नाम लिख देती हूं मैं यहां पर। सुषमा, अक्षर गिनो कितने हैं, तो आप गिन रहे हैं 1 2 3, ठीक है। मैंने कहा राहुल, कितने अक्षर हैं, 1 2 3। लेकिन जब तुम वर्ण निकालोगे अलग अलग तो यहां पर वर्ण आपको अनेक मिल जाएंगे। तो रे स्वर रहित व्यंजन आपको लिखना पड़ेगा और उसमें जो स्वर है वो भी अलग से लिखना पड़ेगा। है हलंत है में उ है, ठीक है। तो उसके बाद ले हलंत, ल में ए है। तो अब आपको दिख गया इसमें टोटल वर्ण कितने, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये जो वर्ण विच्छेद किया है ये आपका क्या है, स्वर और स्वर रहित व्यंजन है। और जब अक्षर की बात करेंगे तो हम स्वरों को भी गिनेंगे और स्वर सहित व्यंजन कुल मिलाकर आपके पूरे वर्ण अक्षर के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो बस इतनी बात बतानी थी कि अक्षर में और वर्ण में क्या अंतर है। समझ में आ गया सभी को कि नहीं आया है, बताइएगा। बहुत शानदार। तो यहाँ पर किसी लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। उच्चरित यानी कि जो बोली गई भाषा है वो सबसे छोटी इकाई यानी कि श्रव्य भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। अक्षर क्या है, स्वर और स्वर सहित व्यंजन आपका अक्षर कहलाता है, ठीक है। इतनी बात मुझे आपको बतानी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब वर्णमाला की तरफ की भाई वर्णमाला किसको कहते हैं। तो वर्णमाला क्या कहलाएगा, वर्णों का समूह ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला किसको कहेंगे, तो आप कहेंगे जी वर्णों का जो समूह है आप उसको वर्णमाला कह देंगे। जैसे मैंने लिखा ए आ री कै खे रे, रे कैसे लिख दिया, रे ले, ये कुछ वर्ण हैं और ये वर्णों का समूह हो गया। तो वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। तो ये एक स्पष्ट परिभाषा नहीं होगी। अक्षर में तो को तोड़ सकते हैं, बिल्कुल हाँ, अक्षर में तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ने के बाद, बिल्कुल अक्षर को तोड़ सकते हो, लेकिन तोड़ने के बाद भी क्या है निधि, उसका विनाश नहीं हो रहा है। अब आप इसको नष्ट नहीं कर सकते। अक्षर की परिभाषा मैंने बताई थी कि न क्षरति इति अक्षर, जिसका विनाश ही नहीं हो सकता। अब कै को, चलो कै है ना, कै में से तुमने ए निकाल दिया, उसके बाद अब कै का तुम अब भी विनाश नहीं कर सकते हो, है ना। तो इसका विनाश तो है ही नहीं पूर्ण रूप से। तो परिभाषा वो है कि जिसका विनाश नहीं हो, कितना ही तोड़ लो लेकिन तोड़ने के बाद भी अब इससे ज्यादा नहीं टूटेगा। तो वर्णमाला की परिभाषा होगी वर्णों का व्यवस्थित समूह। बिल्कुल काजल, बहुत शानदार, श्रद्धा वेरी गुड। तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसी को आप क्या कहते हैं, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। तो कहेंगे वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह, ठीक है। वर्णों का व्यवस्थित एवं जो क्रमबद्ध समूह है, क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये क्रम जो है, क्या इसको वर्णमाला थोड़ी कहेंगे, क्योंकि एक क्रम में नहीं है, ये व्यवस्थित नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध लिखना जरूरी हो जाता है, नहीं तो ये परिभाषा आपकी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है, उसको हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं, ठीक है। वर्णमाला कहते हैं, क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है, कहलाता है। अब वर्णमाला के साथ साथ एक और शब्द आप पढ़ते होंगे जिसको हम कहते हैं लिपि। लिपि किसको कह रहे हैं ईशा, बताओ जल्दी, लिपि किसको कहते हैं। जो लिखा जा रहा है वही तो लिपि है ना।
अपने भावों को जब आप लिख देते हो, विचारों को जब आप लिख देते हो, तो लिखना यानी कि शब्दों को लिखित रूप प्रदान कर देना, किसकी सहायता से? आप लिपि के माध्यम से प्रदान करते हो, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाता है? उसको आप लिपि कहते हैं, ठीक है। उसको आप क्या कहते हैं? उसको हम लिपि कहते हैं। तो लिपि क्या है? तो कहेंगे भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है। भाषा का लिखित रूप, भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है हमारी? तो हिंदी भाषा की लिपि हमारी एक है जिसको हम देवनागरी लिपि कहते हैं, ठीक है। हमारी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ठीक है, देवनागरी है। और देवनागरी लिपि कहां से निकली है ना? जैसे संस्कृत से हिंदी भाषा का आविर्भाव माना जाता है, उत्पत्ति मानी जाती है, तो आपकी देवनागरी लिपि कहां से निकली है? तो बताइएगा मुझे जल्दी। तो लिपि आपकी क्या है? कह देंगे ब्राह्मी लिपि से इसका आविर्भाव माना जाता है, ठीक है। तो लिपि का आविर्भाव किससे माना जाता है? तो देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न मानी जाती है। देवनागरी की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से होती हुई है। ब्राह्मी लिपि से हुई है, ठीक है। तो जो देवनागरी लिपि है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? आपकी ब्राह्मी लिपि से हुई है, ठीक है। बहुत शानदार, एकदम सही लिख लिया है ना आप सभी ने। तो इसके बाद इसी को आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं कि आपकी जो हिंदी वर्णमाला है, वर्णमाला में वर्तमान में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो कहेंगे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 53 है, 53 मानी जाती है ना। तो अब हमारी 51 या 52 नहीं रही हमारी संख्या, है ना, 52 नहीं रही है, कितनी हो गई? 53 हो गई। तो नोट करके एक और बात आप लिखेंगे, नोट, वर्तमान समय में कुल वर्णों की संख्या 52 से बढ़कर 53 हो गई है, ठीक है। 52 से बढ़कर कितनी हो गई है? 53 हो गई है, 53 हो गई है। वो आप जानते हैं एक विशिष्ट व्यंजन वर्ण जो हमारा ऐड हुआ है, इस कारण आपकी जो संख्या है वो कितनी हो गई? 53 हो गई। अब वर्णों का विभाजन करते हैं, ये थी आपकी बेसिक बातें जो हमें बतानी थी, ठीक है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंकित बिल्कुल सही है, आगे चलते हैं। तो उसके बाद अब जब हमने वर्णमाला पढ़ ली, एक और बात मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, कि हमारे हिंदी के पाणिनि मुनि किसको कहा जाता है? पाणिनि आप जानते हैं, जिन्होंने व्याकरण का जन्मदाता, संस्कृत व्याकरण का जन्मदाता महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। लेकिन हिंदी के पाणिनि अगर किसी को कहा जाए, पाणिनि यानी कि वैयाकरणकार, जिन्होंने हिंदी की व्याकरण को सबसे पहले व्यवस्थित किया, तो किसको कहते हैं? तो वो आपके हो जाएंगे कौन? जल्दी बताइएगा, जिसने पढ़ा होगा उनको याद होगा। तो हिंदी के पाणिनि हम कहेंगे आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, ठीक है। हिंदी के पाणिनि कौन है? हिंदी के पाणिनि किसको कहा जाता है? तो उनका नाम है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। आचार्य, इनके ग्रंथ का नाम और बताइएगा आप मुझे साथ में। किशोरीदास वाजपेयी, इनको हम हिंदी का पाणिनि कहते हैं, ठीक है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? किसने बोला ये? सोनी, चलो सभी ने बिल्कुल बहुत सही जवाब दिया है। तो इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी शब्दानुशासन। हिंदी शब्दानुशासन इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है।
हिंदी शब्दानु शासन इनकी पुस्तक का नाम है। अब एक और प्रश्न आपका आया कि आपके हिंदी व्याकरण के पाणिनि, ये तो है केवल हिंदी के पाणिनि। अब जब हम कहें कि हिंदी व्याकरण के पाणिनि कौन है, तो दोनों चीजों में फर्क है, याद रखिएगा। केवल पाणिनि पूछा जाए तो आपके किशोरीदास वाजपेयी, जब हिंदी व्याकरण के पाणिनि पूछे जाएं तो हम पंडित कामता प्रसाद गुरु का नाम लेते हैं, है ना। किसका नाम लेते हैं? पंडित कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने ही सर्वप्रथम हिंदी भाषा को मानक रूप प्रदान किया था। ठीक है, हिंदी भाषा को सर्वप्रथम मानक रूप प्रदान किया। सर्वप्रथम हिंदी को मानक रूप प्रदान किया। मानक रूप यानी कि व्याकरणिक रूप। और किस ग्रंथ में, वो भी आप मुझे बताइएगा। इनके ग्रंथ का नाम क्या है, पुस्तक का नाम क्या है इनकी का, तो वो भी मुझे कोई बताएगा जल्दी से। आपके कौन है? पंडित कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने पहला मानक व्याकरण लिखा। बिल्कुल, बहुत शानदार, है ना। सर्वप्रथम हिंदी का मानक रूप प्रदान किया या हिंदी का मानक व्याकरण सबसे पहले लिखा आपके पंडित कामता प्रसाद गुरु। और इनकी पुस्तक का नाम है, सीधा सा सरल नाम है, हिंदी व्याकरण। ठीक है, क्या नाम है? हिंदी व्याकरण इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो हिंदी को पहले मानक व्याकरण के रूप में व्यवस्थित करने वाले आपके पंडित कामता प्रसाद गुरु हैं। आचार्य किशोरदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। और हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसको कहा जाता है, तो कहेंगे आपके पंडित कामता प्रसाद गुरु को। देखो, ये थी आपकी बेसिक बातें जो मुझे आज बतानी थी। तो एक बार फिर से इनका रिवीजन करेंगे, इसको फिर आगे कंटिन्यू अभी पढ़ेंगे ही साथ में। हिंदी वर्णमाला हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ण। वर्ण किसको कहते हैं, तो जब लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। फिर बात आती है ध्वनि की, कि ध्वनि किसको कहते हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से श्रव्य भाषा जिसको सुना जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको ध्वनि कहते हैं, है ना। उच्चारण की दृष्टि से श्रव्य भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण क्या है, स्वर और स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाता है। लेकिन अक्षर क्या है, स्वर और स्वर सहित व्यंजन आपका अक्षर कहलाता है। अब ये अपने आप में एक अक्षर है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे वर्णमाला। तो वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। लिपि तो भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो भाई देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। देवनागरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ब्राह्मी लिपि से मानी जाती है। एंड देन एक नोट लास्ट में कि वर्तमान समय में कुल वर्णों की संख्या 52 से बढ़कर 53 हो गई है, जिसमें एक विशिष्ट वर्ण आपका इस तरह का आता है ळ, ये भी ऐड हुआ है, उसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, जब हम पूरी वर्णमाला को पढ़ेंगे। अब हिंदी के पाणिनि कौन है, तो कहेंगे आपके आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, और हिंदी शब्दानुशासन इनके ग्रंथ का नाम है। हिंदी व्याकरण के पाणिनि कौन है, पंडित कामता प्रसाद गुरु। और सर्वप्रथम हिंदी को मानक रूप प्रदान इन्होंने किया। पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी व्याकरण। निधि कह रही है मैम लास्ट में सिलेबस लिख देना। देखो, सिलेबस आपका एप्लीकेशन पर डलवा दिया जाएगा PDF के रूप में, आप वहां से देख लेना। ठीक है, वैसे डला हुआ भी आप फ्री सिलेबस वाले फोल्डर में जाना। जब आप एप्लीकेशन खोलोगे ना, तो वहां पर सिलेबस का एक फोल्डर है, तो यूपी टेट का सिलेबस वहां पर हर मतलब सिलेबस का हर एग्जाम का सिलेबस पड़ा हुआ है। यूपी टेट, LT ग्रेड, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हर एग्जाम का सिलेबस वहां पर पड़ा हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, वर्णों का वर्गीकरण करना है हमें। भाई वर्णों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के हैं, तो कहेंगे वर्ण 2 प्रकार के हैं। वर्ण 2 प्रकार के हैं। एक आपके होते हैं स्वर और एक हमारे होते हैं व्यंजन। ठीक है, एक हमारा है स्वर वर्ण और एक हमारे होते हैं व्यंजन। तो स्वर किसको कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाए उनको हम कहते हैं स्वर, और जिनको स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किया जा सकता वो आपके होते हैं व्यंजन। तो स्वर वर्ण आपके कौन से हैं, और दूसरा है आपका व्यंजन। ठीक है, व्यंजन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। स्वर का एक नाम क्या है, अच।
आपने कल जिन्होंने बच्चे मतलब जो बच्चे उसमें संस्कृत उन्होंने दूसरी भाषा में पढ़ी होगी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्वरों को अच क्यों कहा जाता है ना, व्यंजन को हल क्यों कहा जाता है, ये भी आपको पता चल गया होगा जब आपने प्रत्याहार कल मेरे से पढ़े होंगे। तो स्वरों को अच क्यों कहते हैं, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर्ण परिगणित हो जाते हैं। और व्यंजनों को हल क्यों कहा जाता है, क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी आपके व्यंजन वर्ण परिगणित हो जाते हैं। तो स्वर को अच भी कहते हैं और व्यंजन को हल भी कहा जाता है। अब स्वर की परिभाषा क्या है, तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, है ना, तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। ठीक, अब वो स्वतंत्र रूप से जो आप बोलते हैं उनका उच्चारण करके देख लो। आपका है ए, ई, उ, री आदि, है ना। आपके स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो सारे तो यहाँ नहीं लिखेंगे, उदाहरण के रूप में मैं लिख दिए हैं। अब व्यंजन की बात करें तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को, बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। व्यंजन मूल रूप में कैसे हैं, तो कहेंगे व्यंजन मूल रूप में हलंत होते हैं। ये मूल रूप में हलंत होते हैं। मूल रूप में हलंत होते हैं। हलंत होते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं, जैसे क क्या है, हलंत है। ग क्या है, हलंत है। च हलंत है। छ हलंत है आदि। तो ये मूल रूप में आपके क्या हैं, ये हलंत होते हैं, उनको हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब व्यंजन के साथ साथ ये आपने दोनों प्रकार इनके पढ़ लिए। तो अब स्वरों की बात करते हैं। स्वरों की मूल संख्या कितनी होती है ना, कुल स्वर कितने हैं। ठीक है, तो अब स्वर को पढ़ लेते हैं। हमने परिभाषा लिख ली स्वर की, तो आप मुझे बताइएगा, जिसको भी थोड़ा बहुत भी स्वर के विषय में पता है कि स्वर कितने होते हैं, स्वर की संख्या कितनी है, स्वर के विषय में जो भी आप जानते हैं। ठीक है, तो स्वर मूल रूप से स्वरों की संख्या आपकी कितनी है, 11 होती है। ठीक है, मूल रूप से स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है, मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कहेंगे 11 होती है। 11 होती है। कौन कौन से हैं वो 11 स्वर आपके, तो लिखेंगे आपका ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। आप इनको गिनेंगे तो ये आपके कुल 11 स्वर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी है, 11। बहुत शानदार सविता रागनी, वेरी गुड, है ना। कि जब हम बात करते हैं, अतुल अनिल ने भी बता दिया, बहुत अच्छा, कि लिखित रूप से 10 हैं, है ना। नहीं, लिखित रूप से 10 नहीं होते हैं, वो जिह्वा के आधार पर 10 हैं, है ना। तो आपके मूल रूप से स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। लेकिन जब कुल स्वर पूछे जाएं, है ना, टोटल कुल स्वर कितने होते हैं, तो इस बार यूपी पुलिस में जब आपका एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया, और आपका यूपी पुलिस में हुआ, आयोग नहीं कराया तो उसने 13 मान लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा आपका मतलब डिबेट का विषय बन जाता है। तो जब कुल स्वर पूछे जाएं तो लिखेंगे आयोग मानता है, किसको,
आयोग अंग और अह को भी स्वीकार करता है। ठीक है, नोट करके लिखेंगे आप, नोट कि आयोग अंग और अह को मिलाकर, आयोग किसको, अंग, ये जो अनुस्वार है आपका अंग और अह, इसको आप विसर्ग भी कहते हैं ना, ये अनुस्वार है और इसको आप विसर्ग भी कहते हैं, को मिलाकर, को मिलाकर कुल स्वरों की संख्या कितनी मानता है, तो कहेंगे कुल स्वरों की संख्या 13 स्वीकार करता है। तेरह स्वीकार करता है। समझे कि नहीं समझे हैं? ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, बस ये चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, ध्यान रखिएगा कि अंग और अह को मिलाकर कुल संख्या कितनी स्वीकार कर रहा है, 13। तो अगर प्रश्न आपके सामने आता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 11 है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है ना। आपका एनसीईआरटी कह लो या आयोग कह लो, माध्यमिक शिक्षा परिषद, सभी 11 ही स्वर मानते हैं। कितनी भी पुरानी पुस्तकें उठा लो, यानी कि पहले आप अंग और अह को भी स्वीकार करते थे, लेकिन अंग और अह क्या है, ये अयोग वहा है ना। तो इस कारण इनको स्वरों में नहीं गिना जाता। लेकिन जब, क्योंकि इनको पहले काउंट किया जाता था, इस कारण कुल स्वरों की संख्या पूछा जाए। अगर आपके सामने प्रश्न बन रहा है और उसमें कुल स्वर पूछे गए हैं, तो कुल में आप इन अंग और अह को जोड़ेंगे और आप 13 को सही मानिएगा, है ना। और वहां पर अगर कुल नहीं है, केवल पूछ लिया स्वर कितने होते हैं या मूल स्वर कितने हैं, तो आप 11 ही लगाकर आइएगा। जब बात आती है कुल की, तो वहां पर आप केवल और केवल 13 पर मार्क करिएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो स्वरों की कुल संख्या आपकी कितनी है, वो 13 होती है। और वैसे मूल रूप से आपके स्वर 11 ही होते हैं, वो ये समझ लेना है। अब स्वरों का वर्गीकरण हम करेंगे, उच्चारण के आधार पर करते हैं, है ना, कि उच्चारण के आधार पर स्वर आपके कितने हैं। स्वरों की मात्रा के बारे में बात कर लेती हूँ, है ना। पहले स्वर की मात्राएं, जैसे आपने कहा ना, एक ने कहा मैम लिखित के लेखन के आधार पर स्वर आपके 11 हैं, लेकिन स्वर की मात्राएं कितनी होती हैं, तो स्वर की मात्राएं 10 होती हैं, ये भी याद रखना। स्वरों की मात्रा, स्वर की मात्रा पर बात कर लेते हैं कि आपकी मात्रा कितनी होती है ना, मात्राएं कितनी होती हैं। तो मात्राएं आपकी कुल 10 होती हैं। कैसे होती हैं 10? तो आप देखो, आपने लिखे स्वर वर्ण आपके, जैसे हमने लिखा आपके 11 स्वर हैं, ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, अब जब इनकी आप मात्रा चढ़ाते हो, तो किस तरह से मात्रा चढ़ाते हो? अगर हम ए की बात करें, तो इसकी आप कोई मात्रा नहीं चढ़ाते। आ के लिए आप इस तरह की खड़ी पाई बनाते हो। जब ई की मात्रा की बात करें, आप इस तरह से चढ़ाते हो। दीर्घ ई इस तरह से, ऊ इस तरह से, दीर्घ ऊ इस तरह से, री आप इस तरह से बना देते हो, ए इस तरह से, और आई की मात्रा इस तरह से, ओ की मात्रा इस तरह से, और औ की मात्रा इस तरह से आप चढ़ाते हैं। तो ए की क्या कोई मात्रा बनी? नहीं बनती ना। तो जब मात्रा की बात करेंगे, स्वर आपके कितने हैं? 11 हैं, लेकिन इन स्वरों की कुल मात्राएं कितनी होती हैं? तो मात्रा आपकी 10 होती है। ये महत्वपूर्ण बात है ना। जैसे मैंने लिखा, भाई आपका किसी का भी नाम लिख लेते हैं और आप उस पर मात्रा काउंट करो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कलम। ठीक है, मैंने लिखा कलम। अब इसमें क के पास कोई मात्रा चढ़ी? नहीं चढ़ी। हालांकि आप जानते क में क्या है, ए वर्ण जुड़ा है, लेकिन इसकी कोई मात्रा नहीं है। वैसे ही जब मैंने लिख दिया कलाम, कलम के स्थान पर मैंने लिख दिया कलाम, तो अब आपको पता है ल में क्या है, आ की मात्रा जुड़ी है। और ये जो आ की मात्रा है, इसको केवल इस खड़ी पाई से लिखा जाता है ना। तो इसीलिए आपकी ए की कोई मात्रा नहीं होती। तो मात्राएं कुल कितनी है? तो लिखेंगे मात्राएं कुल आपकी 10 होती है। ठीक है, अतः
स्वर 11 होते हैं, 11 होते हैं तथा उनकी कुल मात्राएं 10 होती हैं, तथा उनकी कुल मात्राएं कितनी होती हैं? तो कहेंगे उनकी कुल मात्राएं 10 होती हैं, 10 होती हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम बारीकी से नहीं पढ़ पाते हैं और गलती कर देते हैं। ठीक है, तो मात्रा कुल 10 होती हैं और स्वर आपके 11 होते हैं, स्वर 11 होते हैं तथा उनकी कुल मात्राएं 10 होती हैं। एकदम महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए ये मैंने प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, अब करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? सबसे पहले उच्चारण के आधार पर करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? बताओ मुझे जल्दी। री को मैम संस्कृत में माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है ना, री को भी माना जाता है ना, लेकिन वो जिह्वा के उच्चारण के आधार पर नहीं मानते, वो मैं आगे अभी बताऊंगी आपको। अब स्वरों का वर्गीकरण करेंगे ना तो वहां पर इसको क्लियर करूंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आपका स्वरों का वर्गीकरण करने। स्वरों का वर्गीकरण 3-4 प्रकार से इनका वर्गीकरण करेंगे और फिर इनको ऐसे ही हम पढ़ते चलेंगे। स्वरों के वर्गीकरण में सबसे पहले आपका आता है उच्चारण के आधार पर स्वर। ठीक है, क्या आता है? उच्चारण के या मात्रा काल के आधार पर स्वर। ठीक है, उच्चारण अथवा उच्चारण एवं मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर आपके स्वर। ठीक है, कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण और मात्रा काल के आधार पर जब हम स्वर का विभाजन करेंगे आपके 3 हो जाते हैं। और कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहले आपका आता है एक मात्रिक स्वर की बात करते हैं। ठीक है, किसकी? एक मात्रिक या आपका ह्रस्व स्वर, इसको क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर भी आप कह सकते हैं। तो एक मात्रिक तो मात्रा काल है और उच्चारण के आधार पर ह्रस्व स्वर हो गया, है ना, ह्रस्व यानी कि लघु स्वर इसको कह सकते हैं। तो आपका एक मात्रिक स्वर या इसको आप ह्रस्व स्वर कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लिखेंगे क्या? कि जिन वर्णों के उच्चारण में आपको एक मात्रा काल का समय लगता है। ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा काल का मतलब क्या है? 1 सेकंड का। ठीक है, तो उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है, समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, उन्हें एक मात्रिक अथवा ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अब आपके ये ह्रस्व स्वर कितने हैं, कौन कौन से हैं, इन पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर कितने हैं और कौन कौन से हैं, तो उनको देखेंगे। आपके ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, तो आपने लिखा ए, कैसा स्वर है? ह्रस्व स्वर है। उसके बाद आप लिख देंगे ई, कैसा स्वर है? ह्रस्व स्वर है। ऊ, कैसा स्वर है? ह्रस्व स्वर है। और साथ में आपका री, ऋषि भी आ जाता है, ये आपका कैसा स्वर है? ह्रस्व स्वर है। ठीक है, तो चलिएगा इसको आप एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो ये सभी स्वर आपके क्या हैं? इनको हम ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं।
या इनको आप एक मात्रिक स्वर कह सकते हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो ये कुल आपके ए ई उ री यानी कि कुल आपके 4 ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब ह्रस्व स्वर को हम अनेक नामों से जानते हैं, इनके नाम और क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, 1 घंटे तो चलेगी आपकी ये क्लास आराम से। ठीक है आसिफा, चलेगा। तो एक मात्रिक स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है उन्हें एक मात्रिक अथवा ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और ह्रस्व स्वर कितने हैं आपके, केवल और केवल 4 हैं, ए ई उ और री। उ भी ह्रस्व है, ई भी और ए भी। ठीक है, तो ये आपके 4 हैं। और ह्रस्व स्वर को देखेंगे इसके अन्य नाम, है ना, अन्य नाम या आपके जो 4 ह्रस्व स्वर हैं कौन कौन से, ए ई उ और री, इनको हम अन्य किन किन नाम से जानते हैं। तो ये जो आपके ह्रस्व स्वर हैं इन्हीं को आप मूल स्वर भी कहेंगे। ठीक है, इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, ये जो ह्रस्व स्वर हैं इन्हीं को आप प्राकृतिक स्वर भी कहेंगे। क्या कहेंगे, इन्हीं को हम प्राकृतिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये मूल है तो प्राकृतिक हुए। इन्हीं को आप अन्य किस नाम से जानते हैं, इन्हीं को हम जड़ स्वर के नाम से भी जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं, इन्हीं को हम आधार स्वर, क्योंकि ये मूल है तो आधार हुए कि नहीं हुए, तो किसी चीज का आधार भी है ये, तो इन्हीं को आप आधार स्वर के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं को आप लघु स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, इन्हीं को आप लघु स्वर भी कह सकते हैं। तो और एक नाम आपका है ही एक मात्रिक स्वर। तो ये जो 4 स्वर हैं इन चारों के कितने सारे नाम हो गए। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, याद कर लो। एक नाम, 1 2 3 4 5 6 7 नाम है ये आपके ह्रस्व स्वर के। इन्हीं को मूल स्वर कहा जाता है, इन्हीं को प्राकृतिक स्वर कहा जाता है, इन्हीं को जड़ स्वर कहा जाता है, इन्हीं को आधार स्वर कहा जाता है, इन्हीं को लघु स्वर कहा जाता है, और इन्हीं को आप एक मात्रिक स्वर कह सकते हैं। ठीक है, ह्रस्व, मूल, प्राकृतिक, जड़, आधार, लघु और एक मात्रिक स्वर आपके ये ह्रस्व स्वर हो गए। ठीक है, क्लास रुक गई है मेरी, कौन है आसिफा? आसिफा, हो सकता है नेटवर्क इशू हो तुम्हारी तरफ से। ठीक है, चलेगा। तो ये ह्रस्व स्वर समझ में आया कि नहीं आया? ह्रस्व के साथ साथ फिर हम चलते हैं दीर्घ स्वर की तरफ, या द्विमात्रिक स्वर उसको कह सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता द्विमात्रिक स्वर में पढ़ाऊं तो समय ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इतना ही आज का हम पढ़ेंगे। आप एक बार रिवीजन करो मेरे साथ जल्दी से। हिंदी वर्णमाला जब हमने पढ़ी, सबसे पहले वर्ण किसको कहते हैं, ध्वनि किसको कहते हैं, इसका रिवीजन करना है। देखो जो भी हम पढ़ेंगे उसका साथ साथ आप रिवीजन करते चलेंगे। रिवीजन कर लोगे तो फिर आपको दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, हर चीज वहीं पर आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, वर्ण और अक्षर में आपने अंतर देख लिया क्या होता है। लिपि किसको कहते हैं, वर्णमाला किसको कहते हैं, कुल वर्णों की संख्या कितनी है वो भी आपको पता चल गई। 52 नहीं है, 52 से बढ़कर अब कितनी हो गई, 53 हो गई है। ठीक है, उसके बाद हिंदी के पाणिनि कौन है, हिंदी व्याकरण के पाणिनि कौन है, ये बेसिक बेसिक बातें। उसके बाद वर्ण और स्वर, वर्ण के 2 प्रकार जो हैं, स्वर और व्यंजन की तरफ आ जाते हैं। स्वर क्या है, अच है, व्यंजन क्या है, हल है। ठीक है, तो ये हलंत होते हैं मूल रूप में। अब स्वर मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है आपकी, 11 होती है, लेकिन जब कुल स्वर पूछे जाएंगे तब आप कितने बताएंगे, 13 बताएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें मात्राएं कितनी होती हैं स्वरों की, तो स्वर 11 होते हैं लेकिन उनकी मात्राएं 10 ही होती हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने आई। उसके बाद फिर हम चलते हैं आपका स्वरों का वर्गीकरण किया उच्चारण और मात्रा काल के आधार पर। 3 होते हैं आपके, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। तो एक मात्रिक को ह्रस्व कहते हैं, द्विमात्रिक को दीर्घ कहते हैं और त्रिमात्रिक को प्लुत कहते हैं। तो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत ये आपने नाम सुना होगा, पीडीएफ मिलेगी आपको सभी को। ठीक है, आरती, सिद्रा, नूर, बिल्कुल देखो पीडीएफ सभी को मिलेगी। क्लास जैसे ही समाप्त हो जाएगी शाम तक क्लास के सामने रिकॉर्डेड जब फोल्डर में जाओगे तो आपको क्या है, पीडीएफ दिख जाएगी। ठीक है, टाइम टेबल बता दीजिए। टाइम टेबल भी आपका देखो यहीं पर बना हुआ है, आप अगर देखेंगे ना, एप्लीकेशन खोल कर देखा करो, आप कोशिश नहीं करते हो। मैं आपको बताती हूँ, पहले तो आप टेलीग्राम में ग्रुप में सभी ऐड हो जाइएगा कि टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कैसे होना है। ठीक है, अब आप टाइम टेबल पर गए, आपने देखा, जैसे ही देखो आपके सामने फोन है दिख रहा है, और यहाँ पर बिल्कुल यहाँ कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा ये टाइम टेबल है। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने टाइम टेबल आ जाएगा आपका।
ये है सुपर टेट का टाइम टेबल। उसके बाद आपका यूपी टेट का टाइम टेबल लेवल 1 का भी है, लेवल 2 का भी है। तो आप इस तरह से देखा करो, है ना, पीडीएफ भी मिलेगी। और साथ में अब आप ग्रुप में कैसे ज्वाइन करोगे, आप माई कोर्स में गए, ठीक है, नीचे से आप माई कोर्स में गए और माई कोर्स में जाकर आपको अपना बैच दिख गया, बैच दिख गया। उसके बाद आप जब रिकॉर्डेड में गए, खैर अभी तो क्लास रिकॉर्डेड में नहीं आएगी, आप जाएंगे टेलीग्राम पर, इसी में एक फोल्डर मिलेगा टेलीग्राम, और टेलीग्राम में मिलेगा आपको डाउट ग्रुप, व्यू करिएगा और डाउट ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो डाउट ग्रुप में जाना है और वहां पर आपको क्या है, जो भी अपने टीचर से क्वेरी हो कि आज की क्लास में सब अच्छे से समझ में आ गया, तो वो भी बताओ। देखो जब तक आप ये नहीं बताओगे आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, कहाँ कमी रह गई है, तभी उस कमी में सुधार होगा, है ना। तो ये आपका दायित्व है फीडबैक देना, आप फीडबैक दोगे तो हमें भी पता चलेगा कितना आपको अच्छे से आ रहा है, कहाँ कमी रह गई है। तो आपको सभी को फीडबैक देना है, पॉजिटिव है पॉजिटिव दो, नेगेटिव है नेगेटिव दो। और अपने टीचर को आप टैग कर सकते हैं, टैग कैसे करते हैं, ग्रुप में जाओगे और @ आप लिखोगे, ठीक है। @ लिखने के बाद आपको टीचर का नाम लिख देना है, आईडी वगैरह आपके सामने अपने आप खुलकर आ जाती है। तो नाम किया शीतल भाटी, और टैग करके जब आप प्रश्न पूछते हो तो वो उन तक आपका प्रश्न पहुंच जाता है। अगर आप टैग नहीं करोगे तो प्रश्न का जवाब आपको नहीं मिलेगा, तो टैग कर दिया करो, पूछ लिया करो। मिलते हैं कल के सेशन में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, ठीक है।